સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે ફરીથી હિન્દી વિષયના ઉમેદવારો માટે હિન્દી શિક્ષણને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો અહીં લાવી રહ્યો છું, તો જેથી તમને જે પ્રશ્નપત્ર 2 છે તેમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય તેવી આશા રાખું છું। તો शुरू करिए આ પ્રશ્નો। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा का मुख्य कौशल्य क्या है? भाषा का मुख्य कौशल्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कौशल्य कौन कौन से है? लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना मुख्य कौशल्य है। लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना जो है वो भाषा की मुख्य कौशल्य है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन है? आई के डेविस। आई के डेविस जो है वो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रवर्तक है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? यानी कि शिक्षा के जो उद्देश्य है उसका वर्गीकरण किन्होंने किया, किसने किया है? तो किसने किया है? तो B.S. ब्लूम नामक विद्वान ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना जो सूत्र है, अध्ययन सूत्र, वो किस विधि में स्पष्ट हमें दिखाई देता है? वो है निगमन विधि में इस सूत्र की स्पष्टता दिखाई देती है। आगे का प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? यानी कि जो हिंदी भाषा है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 स्वर है। कौन कौन से है वो आपको मालूम होने चाहिए। स्वर, स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है? हिंदी भाषा की प्रथम सार्थक इकाई कौन सी है? तो वो है शब्द। शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से जो भी गद्य विधा है, निबंध है वो बनते हैं, इसलिए सार्थक इकाई है। क्या है? शब्द। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? अगर हम छात्र को व्याकरण पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को व्याकरण पढ़ाते हैं, तो उसमें किस विधि का प्रयोग करते हैं? मुख्य विधि का प्रयोग करते हैं व्याकरण पढ़ाते समय। तो वो है आगमन निगमन विधि। कौन सी है? आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य होते हैं पढ़ाते समय, उसका उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? तो वो है मनोरंजन। व्याकरण में मनोरंजन हमें प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त नहीं होता? व्याकरण पढ़ते समय या पढ़ाते समय उसमें कोई भी मनोरंजन नहीं होता। गद्य और पद्य में होता है मनोरंजन, लेकिन व्याकरण में मनोरंजन होता नहीं है। देखो और लिखो शिक्षण विधि किस विधा में प्रयुक्त की जाती है? देखो और लिखो, देखना है और लिखना है। ये जो शिक्षण विधि है वो किस विधा में प्रयुक्त की जाती है? तो निबंध रचना में प्रयुक्त की जाती है। देखना है कोई वस्तु को और उसमें लिखना है, तो निबंध रचना में यह प्रयुक्ति जो है, विधि है, वो प्रयुक्त की जाती है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है उसके प्रवर्तक कौन है? तो उसके प्रवर्तक है डेजी मोरविन। कौन है? डेजी मोरविन। आगे का प्रश्न है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, यह कौन सी विधि है? यानी कि हम पहले बोलते हैं, बाद में विद्यार्थी वो शब्द सुनकर बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। यह कौन सी विधि है? तो वो है अनुकरण विधि। कैसे? कि शिक्षक बोलता है उसका अनुकरण करके बाद में विद्यार्थी भी वह शब्द, वह वाक्य बोलते हैं, इसलिए वो कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? इकाई जो पाठ है, पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? कौन है? तो मॉरिसन।
कौन है? मॉरिसन जो है इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक माने जाते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान है? यानी कि हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें कितने सोपान दिए गए हैं? तो हमें प्रश्न में ही पता चल जाता है कि पंचपदी, पंच यानी क्या? 5, तो इसके सोपान कितने हैं? 5 सोपान हैं। हमें यह भी पूछ सकते हैं कि हर्बर्ट की पाठ योजना उपागम में कितने सोपान है? तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए को 5 सोपान है। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण जो है उसकी विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? तो व्यास विधि है, वो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती। शिक्षण कौशल्य के विकास के लिए क्या व्यवस्था की गई है? शिक्षण कौशल्य यानी कि हम बीएड में जाते हैं तो हमें अलग अलग कौशल्य दिए जाते हैं। वो किस योजना के तहत दिए जाते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के तहत दिए जाते हैं। सूक्ष्म पाठ हमें देने होते हैं प्रथम। तो वो किस लिए की व्यवस्था है? शिक्षण कौशल्य सीखने के लिए सूक्ष्म पाठ, पहले एक कौशल्य सीखते हैं, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा, इस तरह। इसलिए वो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था है कौशल्य सीखने के लिए। बालक को कौन से सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अगर हम बाल कक्षा में जाते हैं तो हमें अलग अलग कौशल्य के माध्यम से बालक को समझाना पड़ता है, तो उसे पता चल जाता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। किससे पता चल जाता है? तो प्रस्तावना से ही उसे पता चल जाता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? वह वाचन का प्रकार है को गद्य में प्रयुक्त हो सकता है लेकिन पद्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा वाचन है? मौन वाचन। मौन वाचन जो है वो गद्य में हम कर सकते हैं लेकिन पद्य में नहीं कर सकते। उसे हम क्या करना है? गीत गाकर ही कर सकते हैं पद्य। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शिक्षक विद्यार्थियों को कहे कि हाथ में लेकर पुस्तक पढ़ो, तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आदर्श वाचन। उसे क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? प्रस्तावना, पाठ आयोजन में प्रस्तावना मुख्य है। उसका मूल आधार क्या होता है? तो उसका मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम प्रस्तावना बांधते हैं, प्रस्तावना देते हैं। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? प्रवचन, प्रवचन करना किस शिक्षण विधि में संबंधित है? तो वो है गद्य शिक्षण में प्रवचन देते हैं हम। गद्य शिक्षण, गद्य जो पढ़ाते हैं, निबंध हो, कहानी हो, कोई भी गद्य विधा हो, तो वो गद्य प्रवचन विधि के अंतर्गत आता है। सदानंद का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सदानंद का अर्थ हमें समझाना है विद्यार्थी को, तो हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो समास विग्रह का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? समास विग्रह। समास विग्रह करके हमें सदानंद का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भावानुवाद या रसानुवाद। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भावानुवाद और रसानुवाद। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली जो है उसके प्रवर्तक कौन है? तो किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे का प्रश्न है, उच्चारण दोष का प्रमुख कारण क्या है? उच्चारण करते समय हम उसमें दोष आता है, सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसका प्रमुख कारण क्या माना जाता है? अज्ञानता। यानी कि उस शब्द का, उस वाक्य का उच्चारण हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी हमें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई शब्द जो है उसको हम ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द हमारे सामने पहले कभी आया ही नहीं हुआ,
होगा तो उसे हम ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। अज्ञानता है हमारे उस शब्द के प्रति। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में दिया गया है कि हिंदी देश की राजभाषा है? और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो उसका उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद नंबर 343 में इसका उल्लेख दिया गया है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन, व्यंजनों की नहीं लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है? 33 है। अलग अलग पुस्तकों में शायद अलग अलग भी दी गई हो सकती है। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण में अगर शुद्ध उच्चारण करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो लिंग्वा फोन का उपयोग करते हैं। लिंग्वा फोन एक ऐसा श्रव्य साधन है जिसमें एक बड़ा सा क्या होता है, माइक जैसा होता है और इसमें जो डिश जीवी जैसे होते हैं काले रंग की, उस पर लगाकर हम वो सुनते हैं, वो लिंग्वा फोन है। आगे का प्रश्न है, पाठ योजना का निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको होता है? अगर पाठ योजना करते हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ किसे होता है? किसे होता है? शिक्षक को होता है कि हमें अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो पाठ योजना महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए। आगे का प्रश्न है, शिक्षक का श्याम पट्ट पर लिखना किसके अंतर्गत आता है? शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाते हैं और श्याम पट्ट पर लिखते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे गद्य पद्य पढ़ाता है और उसी दौरान शिक्षक जो है वो श्याम पट्ट पर लिखता है, कापा कार्य करता है, वो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? टाइपिंग हम सीखते हैं वो किस अधिगम के अंतर्गत आता है? तो क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। क्रिया करते हैं टाइपिंग सीखने की। आगे का प्रश्न है, अनुलेख, श्लोकलेख तथा सलेख किस भाषा कौशल्य से जुड़े हैं? अनुलेख करना, श्लोकलेख करना और सलेख करना किस भाषा कौशल्य से जुड़े हुए हैं? तो है लिखना। लिखना भाषा कौशल्य से जुड़े हुए है। आगे का प्रश्न है, पाठ योजना का निर्माण करते समय केंद्र में किसे रखना चाहिए? पाठ योजना शिक्षक जब बनाता है तो केंद्र में कौन रहता है? तो केंद्र में विद्यार्थी रहते हैं। कौन रहते हैं? विद्यार्थी। आगे का प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। आगे का प्रश्न है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाषा शिक्षक को स्वयं खुद ही अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। भाषा प्रयोग जो है कक्षा में भाषा का वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए चार्ट का प्रयोग करना किस शिक्षण सामग्री का प्रकार है? चार्ट का हम शिक्षण में उपयोग करते हैं, तो चार्ट का प्रयोग किस शिक्षण सामग्री का प्रकार है? तो वो है दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रकार है। चार्ट से हम दिखा सकते हैं, विद्यार्थी देख सकते हैं, इसलिए वो दृश्य है, दृश्य सामग्री है, शिक्षण की सहायक सामग्री। जो तमने वीडियो गम्यो होय तो वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, जेथी आवनारा वीडियो નું નોટિફિકેશન તમને ઝડપથી મળતું રહે। તો બન્યા રહો આવા જ વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ।